हेलो स्टूडेंट्स, गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज की सीडीपी कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सीडीपी के बारे में अच्छे से समझा था, इस सब्जेक्ट के बारे में क्या है, और इसके अंतर्गत हमने बाल विकास के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ा था। बाल विकास की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, महत्व, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था और आज हम इसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि आपकी जो सीडीपी सब्जेक्ट है, इस सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपके दो पेपर होंगे। एक आपका बाल विकास का होगा यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का होगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा और इसमें से आपको 25 मार्क्स लाना कंपलसरी है। और इसी का जो दूसरा पार्ट है पेडागोजी, पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण। पेडागोजी मीन्स शिक्षण विधि, और ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 25 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट में आप पढ़ेंगे कि बच्चे की मनस्थिति क्या होती है, बच्चे का मन कैसा होता है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। वो किस तरह से विकास, उनकी क्या विकास की अवस्थाएं हैं, किस तरह का बच्चों का माइंडसेट होता है, ये सारी चीज़ें आप बाल विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे और शिक्षण विधि में आप उन्हीं सिद्धांतों को अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमने पिछली कक्षा में विकास के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास में अंतर बताते हुए मैंने आपको बताया था कि विकास अनवरत चलने वाली एक क्रिया है। तो हालांकि बाल विकास की अगर बात की जाए तो क्योंकि बच्चे की विकास की बात कर रहा है, तो युवावस्था तक की चलने वाली क्रिया है। तो ये कुछ स्टेजेस में होता है, क्योंकि एकाएक तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्रमिक क्रिया होती है। विकास, आपको बताया था कि विकास एक क्रमिक क्रिया होती है, एक निश्चित क्रम में, एक पैटर्न पर चलती है, और तो इसीलिए इसके कई सारे स्टेजेस भी होते हैं। तो देखिए, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया हुआ है। उस हिसाब से इन अवस्थाओं को कई विभागों में बांटा गया है। जैसे रॉस ने बोला था कि शैशवावस्था जो होगी वो 1 से 3 वर्ष तक है, आरंभिक या पूर्व बाल अवस्था 3 से 6 वर्ष तक है, उसके बाद बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष है, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि बच्चा जब गर्भ में होता है तब से लेकर के जब उसका जन्म होता है, ठीक है, एक वो अवस्था हो गई। तो जन्म के बाद से आप देखो तो उसकी शैशवावस्था, एक शैशवावस्था हो गई, उसके बाद बाल अवस्था हो गई, और तीसरी हो गई आपकी किशोर अवस्था। यही 3 मेन अवस्थाएं हैं, और इसके बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी है। शैली के अनुसार शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक है, और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक है। इसी प्रकार अर्नेस्ट जोन्स ने भी अपनी राय दी है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि किसके बाद कौन सा क्रम है। यानी शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था है, और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था है। भारतीय दर्शन के अनुसार जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं वो क्या हैं? पहली है गर्भावस्था, दूसरी शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। जिसमें गर्भावस्था जन्म के पूर्व के समय को कहते हैं, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक कहते हैं, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक है, किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष है, युवावस्था 18 से 25 है, उसके बाद प्रौढ़ और 55 के बाद से मृत्यु तक। तो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं अगर देखी जाएं तो एक हो गया गर्भावस्था, जिसको बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। ये जन्म से पूर्व
से लेकर के जन्म तक की है, क्योंकि विकास की क्रिया, एक क्वेश्चन ये बनता है एमसीक्यू टाइप में, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस जो टिक करने वाले होते हैं। तो उन प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं कि विकास की क्रिया कब से आरंभ होती है। तो जन्म से ही नहीं, बल्कि जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था से ही आरंभ होती है। विकास की क्रिया कब से आरंभ होती है? गर्भावस्था से। तो ये मानव विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, इसमें सबसे पहला क्या है? गर्भावस्था। दूसरा है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, जो जन्म से 14 दिनों तक होती है। तीसरी है बचपन अवस्था, बेबीहुड, ये 14 से 2 साल तक। ये सारी अवस्थाएं आपकी भारतीय दर्शन के अनुसार हैं और अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग राय दी हैं। बाल्यावस्था आपकी 2 से 10 और या फिर 12। इसी तरह से पूर्व बाल्यावस्था के लिए 2 से 6 और उत्तर में ये 6 से 10 या फिर 12, क्योंकि लड़के और लड़कियों में भिन्न होता है। लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं, लड़के थोड़े बाद में मैच्योर होते हैं। तरुण अवस्था इसी तरह से लड़कियों के लिए 11 से 13, यानी कि स्टार्टिंग भी पहले है और एंड भी जल्दी ख़त्म हो गया है, और लड़कों का 12 से स्टार्ट होगा और फिर वो मैच्योर भी थोड़ा लेट में होते हैं। प्रारंभिक किशोर अवस्था 13 से शुरू या फिर लड़कों में 14 से शुरू और 17 पर ख़त्म। उत्तर किशोर अवस्था इसी प्रकार है, और इसी प्रकार आगे आपकी प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था, मध्य प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था 60 से लेकर के डेथ तक। तो ये कुछ मानव विकास के अवस्थाएं यानी स्टेजेस हैं कि उनका जो क्रम होना चाहिए, ये वो क्रम है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की अलग अलग राय है, वो एज के अकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन क्रम आपका ये निश्चित होगा। एक क्रम निश्चित है कि पहले गर्भावस्था आएगी, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्य या फिर बचपन अवस्था, उसके बाद अब उसको आप आगे बाल्यावस्था को इसमें दर्शन में अलग किया गया, जबकि बाकी साइकोलॉजिस्ट ने इसको एक में ही इंक्लूडेड किया हुआ है। देखिए यहाँ पर जन्म से 14 दिन तक ही है आपका शैशवावस्था, जबकि आपने ऊपर में देखा यहाँ से जन्म से शैशवावस्था 5 या 6 वर्ष तक है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने देखा तो शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक है। तो ये भारतीय दर्शन के अनुसार है। आपको ये याद नहीं रखना है, आपको केवल क्रम याद रखना है। ये शिशु, फिर उसके बाद बेबीहुड में आ गया ये, फिर ये बाल है, किशोर है, इसी तरह युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। अब चलिए हम शैशवावस्था के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। शैशवावस्था या जिसको कि इन्फेंसी भी बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं भी हम देख लेंगे। तो इन्फेंसी, इन और फैंसी, तो इन का मतलब है नहीं और फेरी मतलब बोलना। आपने देखा ही होगा कि ज़्यादातर जो भी वर्ड्स होते हैं वो लैटिन भाषा से ही लिए जाते हैं। तो उसका जो इन्फेंट शब्द है वो इन और फेरी से मिलकर बना है। तो इन का मतलब नहीं और फेरी मतलब बोलना, यानी कि जो बोलने के योग्य नहीं है या फिर बोलने के अयोग्य, उसको हम क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं, या वैसी अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं जिस अवस्था में बच्चे बोलने के योग्य नहीं होते हैं। इन्फेंट शब्द का प्रयोग बच्चों की उस अवस्था तक के लिए किया जाता है जब तक वे सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार कोल एवं कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी बोला कि जन्म से लेकर के 18 या 24 माह की आयु तक के विकास कालखंड को शैशवावस्था कहा जाता है, जबकि सैले, अर्नेस्ट जोन्स और इन सब ने जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहा है। इसमें क्या होता है कि ये अवस्था, इसमें बच्चा बहुत ही तीव्र गति से विकास करता है, उसके सीखने का, इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा उसमें होता है। इस अवस्था को अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा गतिविधियों के प्रारंभ होने का समय भी माना जाता है, क्योंकि इसी में ही बच्चा कोई भी गतिविधि अपनी आरंभ करता है, जैसे बोलने की क्षमता, इंद्रिय और अनुभव, शारीरिक क्रियाओं में तालमेल बिठाना इत्यादि। जन्म उपरांत तक की अन्य अवस्थाओं की तुलना में इस अवस्था में वृद्धि और विकास सबसे तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बच्चे चलना, दौड़ना, शब्दों के माध्यम से आवश्यकताओं को बताना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि
अभी बड़े बच्चे अगर कोई भाषा सीखें तो उन्हें उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, या कोई भी स्किल सीखें तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो एक शिशु होता है, या ये कहिए कि हम जो अपनी मातृभाषा होती है वो हमें स्पेशली सिखाई नहीं जाती, हम खुद सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस एज में, शैशवावस्था में, बच्चे की सीखने की जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ही ग्रहणशील है। ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य को जो बनना होता है वो अपने शुरू के 5 साल में ही बन जाता है, क्योंकि यही अवस्था क्या है, बनने की जो बेस की है वो शैशवावस्था है। तो ऐसा कहा गया है कि मनुष्य अपने शुरू के 5 वर्षों में ही जो बनना होता है वो बन जाता है। इसी प्रकार से ऐसा भी कहते हैं कि जो शुरू के 6 वर्ष होते हैं उस बाद के 6 वर्ष के दुगना सीखने की कैपेसिटी शुरू के 6 वर्ष में होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक के जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष के काल को शैशवावस्था कहा जाता है, और इसकी आयु के निर्धारण पर अभी भी क्या है, मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। कोई मनोवैज्ञानिक 5 वर्ष बोलता है, कोई 6 बोलता है, भारतीय दर्शन में तो 14 ही दिन है। तो हालांकि इसके बारे में हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ क्रम पर और उस स्टेज में क्या बच्चे के या शिशु के मन में किस तरह की चीज़ें होती हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि यही काल बालक के भावी जीवन की नींव होता है, यानी बेस होता है, और बेस जैसा होगा इमारत वैसी ही होगी। फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, क्योंकि जैसा बेस होगा इमारत वैसी ही बनेगी। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। न्यूमैन के अनुसार शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, और एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि उसके भावी जीवन में क्या स्थान है। तो इसमें से सबसे अच्छा कथन किसका है? फ्राइड का है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ये कथन किसका है कि मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है प्रारंभिक के 4-5 वर्षों में बन जाता है। आपको ऑप्शंस में फ्राइड, वैलेंटाइन, न्यूमैन, एडलर जैसे ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट जो कोटेशंस होते हैं वो भी याद रखने हैं। तो फ्राइड ने ऐसा कहा था। अब आ जाते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहला तो तीव्र शारीरिक विकास। बच्चा बहुत ही तेजी से, एक जो शिशु होता है उसका जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। उसके भार में, उसकी लंबाई में, इन सब में बहुत ही तीव्र वृद्धि होती है। 3 वर्ष के बाद विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। इसकी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, आंतरिक अंग, मांसपेशियां, इन सब का क्रमिक विकास होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि विकास की क्रिया कैसी होती है? क्रमिक होती है। विकास की क्रिया कैसी होती है? क्रमिक होती है। इसी प्रकार पहले 2 वर्षों में उसकी बाहें दुगनी एवं टांगे 1.5 गुनी हो जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको याद रखने हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जन्म के समय बच्चे का भार क्या है, या फिर बच्चे को दांत आने कब शुरू होते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। जैसे इसमें लिखा है कि 3 वर्ष के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है, तो एमसीक्यू टाइप में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा है तीव्र मानसिक विकास। बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होता है। उसका ध्यान, उसकी स्मृति, कल्पना, संवेदना यानी इमोशंस, और ये सारी चीज़ें बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती हैं। और उसकी इंद्रियों का भी क्रमिक विकास होता है। ये माना जाता है कि शिशु के कुल विकास का आधा 3-4 वर्ष की आयु तक पूरा हो जाता है, यानी 3-4 वर्ष की आयु तक ही, 3 to 4 ईयर्स तक में ही उसके जो फीलिंग्स होती हैं, उसके जो इमेजिनेशंस होती हैं, उसका मेमोरी, उसका ध्यान, ये सब कुछ इतने में ही डेवलप हो जाता है। तभी तो बोला गया ना कि शुरू के 4-5 वर्षों में ही बच्चे को जो भी बनना होता है वो बन जाता है। कल्पनाशीलता। बच्चे का 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात है कि उसकी कल्पना की सजीवता।
वो सत्य और असत्य में भेद नहीं कर सकता। बच्चे को नहीं पता होता है कि क्या सच है और क्या उसकी कल्पना। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता है किसकी, शैशव काल की। तो इसमें आपका प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि किस काल में बच्चे को सत्य और असत्य में अंतर नहीं पता होता। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, कल्पनाशीलता, शैशवावस्था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चे को नहीं पता होता कि सच क्या है, झूठ क्या है, और वो अपनी कल्पना को भी सत्य मान लेता है। इस अवस्था में 3 से 4 वर्ष के शिशु अर्ध स्वप्नों में ही रहते हैं। तो अर्ध स्वप्नों में रहने का काल क्या है, ये भी एक प्रश्न है जिसका कि उत्तर होगा शैशवावस्था। किस काल में कल्पना की अधिक सजीवता पाई जाती है, या फिर किस काल में कल्पना की सजीवता पाई जाती है, शैशवावस्था। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, क्योंकि मेमोरी तेज है, क्योंकि मानसिक विकास तीव्र गति से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सीखने की क्रिया में भी क्या होगा, तीव्रता होगी। गैसल के अनुसार, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, याद रखेंगे किसका कथन है, शिशु अपने पहले 6 वर्षों में और उसके बाद के 12 वर्षों का दुगुना सीखता है। यानी शुरू के जो 0 से लेकर के 6 साल तक जो शिशु ने जितना कुछ सीखा है, उसकी जो स्पीड और फ्रीक्वेंसी होगी सीखने की, वो उसके बाद के जो 12 वर्ष होंगे, यानी कि 7 से लेकर के फिर उसके जो 12 वर्ष तक होंगे, उसमें वो कितना सीख पाएगा, उसका दुगुना वो शुरू के 6 सालों में सीख लेता है। पर निर्भरता, क्योंकि बच्चे के हाथ पैर इतने विकसित नहीं होते हैं, वो अपने से चल नहीं पाता, वो अपने से बोल नहीं पाता है, केवल कल्पनाएं ही कर सकता है। तो इसके लिए वो क्या होता है, पर निर्भरता, यानी दूसरों पर डिपेंड होता है। वो अपने खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए किस पर डिपेंड होता है, अपनी माँ पर या दूसरों पर डिपेंड होता है। तो शैशवावस्था की एक विशेषता ये भी है कि शैशवावस्था में बालक पहले की कुछ वर्षों में पराश्रित होता है, यानी दूसरे पर डिपेंड होता है, और असहाय होने के कारण वो अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे भोजन या अन्य शारीरिक अवस्थाओं हों, इसके अलावा प्रेम और सहानुभूति के लिए भी उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, माता पिता या परिवार के सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार से खाना पीना आराम ज़रूरी है, उसी प्रकार से एक बच्चे के समुचित विकास के लिए प्रेम की भी आवश्यकता है, उतनी ही महती आवश्यकता है, क्योंकि इसी स्टेज में इमोशंस भी डेवलप हो रहे होते हैं, तो इसलिए इस एज में जो शिशु है उसको प्रेम की बहुत ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है जिज्ञासा, यानी क्यूरोसिटी, जानने की इच्छा। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है, और जो भी अपरिचित वातावरण होता है उसके बारे में जानने के लिए, और माता पिता के साथ घूमना भी बच्चा पसंद करता है, यानी शिशु पसंद करता है। आपने देखा होगा कि जो शिशु होते हैं वो किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, तो ये सब उनकी जिज्ञासा के ही कारण होता है। कोई भी वो जो उनको खिलौने खेलने का शौक़ होता है, वो भी इसीलिए है कि उनकी कल्पनाशीलता को वो एक मूर्त रूप दे सके और उनको कुछ उसमें जिज्ञासा उनकी पूरी हो सके। देखिए, विभिन्न प्रकार के जो खिलौने होते हैं उनका वो प्रयोग करते हैं, नई चीज़ें समझने का इससे प्रयास करते हैं, और इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं। शिशु का मानसिक विकास ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही होता है। दोहराने या अनुकरण करने की प्रवृत्ति, शैशवावस्था में क्या है कि दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दोहराने की या अनुकरण करने की प्रवृत्ति किस काल में होती है, तो ये शैशवावस्था में होती है। रिपीटेशन टेंडेंसी, यानी किसी चीज़ को, किसी वाक्य को, जैसे आपने देखा होगा कि जब शिशु होता है तो उसको मम्मा या पापा बोलना सिखाते हैं, या उसने केवल पा बोलना सीख लिया, तो वो जितनी बार भी कोशिश करेगा उसको बार बार पा या फिर ऐसा बोलने की कोशिश करने लगता है, तो क्योंकि उसके अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है नैतिक भावना का अभाव। एक बच्चे को नहीं पता, क्योंकि अभी आपने ऊपर भी देखा कि उसको सत्य और असत्य में ही अंतर नहीं पता है, सत्य और असत्य में ही बच्चे को
अंतर नहीं पता होता कि क्या सच है क्या झूठ है, वो जो सोच रहा है और इस दुनिया में जो हो रहा है उसको उसी में डिफरेंस नहीं पता है, तो उसके अंदर मॉरल सेंस कहाँ से आएगा? तो उसको कैसे पता होगा कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है? तो इस तरह से जो अच्छी बुरी बातें होती हैं उसको नहीं पता होती हैं, तो फलतः वो क्या करता है, उन सभी कार्यों को करता है जिसमें उसको आनंद आता है, भले ही वो जैसे भी हों। तो उसमें पूर्ण रूप से नैतिकता का अभाव होता है। नेक्स्ट है आत्म प्रेम की भावना। बच्चे के अंदर आत्म प्रेम की बहुत ही ज़्यादा भावना होती है। इस काल में बालक आत्म केंद्रित होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आत्म केंद्रितता का जो की भावना होती है वो किस काल में होती है, या किस काल में मनुष्य बहुत ही ज़्यादा आत्म केंद्रित हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर सेल्फ लव होता है। तो ये होता है आपका शैशव काल में। वो अपने माता पिता भाई बहन आदि को प्रेम प्राप्त करना चाहता है, साथ ही ये भी चाहता है कि वो प्रेम उसके अतिरिक्त किसी और को ना मिले। एक बच्चे को नहीं पसंद होता कि सपोज उसकी माता है, उसकी मम्मी है, अगर वो किसी और बच्चे को गोद में ले लें तो जो शिशु होगा उसको ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, वो रोने चिल्लाने लगेगा। तो उसके अंदर क्योंकि जलन की भावना नहीं बल्कि उसके अंदर सेल्फ लव की भावना है, वो चाहता है कि सिर्फ मुझे ही प्यार किया जाए। और इस एज में बच्चे को ये भी लगता है कि वही पूरे समाज का, पूरे दुनिया का केंद्र है, वो अपने को ही केंद्र मानता है। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति। फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में शिशु को प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। ये प्रवृत्ति अधिक प्रबल होती है। तो जैसे पूछता है कि अंगूठा चूसना बच्चे की कौन सी प्रवृत्ति है, तो ये काम प्रवृत्ति है। नेक्स्ट है, हालांकि बहुत से बच्चे इसको गलत भी कर सकते हैं, उन्हें लगता होगा कि शायद इस अवस्था में काम प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन प्रेम स्वरूप होती है शैशवावस्था में, और इसीलिए वो अपनी माता का स्तनपान करना या अंगूठा चूसना ये सारी चीज़ें पसंद करता है, कई बार ही भूख ना लगी हो तो भी। संवेगों का प्रदर्शन। बालक के जन्म के समय उसमें उत्तेजना के अलावा कोई अन्य संवेग नहीं पाया जाता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा संवेग बालक के जन्म के समय होता है? तो बालक के जन्म के समय केवल एक ही संवेग होता है, वो है उत्तेजना। उत्तेजना यानी कि बहुत ही इंस्टेंट फीलिंग, जैसे भूख लगी तो बहुत ज़ोर से अभी तुरंत उसको क्या चाहिए, भूख लगी है तो उसका पेट भरना चाहिए, या फिर हर चीज़ के लिए आपने देखा कि बच्चे रोने लगते हैं क्योंकि उनके अंदर उत्तेजना होती है, उन्हें तुरंत संतुष्टि चाहिए। और शिशु में मुख्य रूप से 4 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि शिशु में कौन से संवेग मुख्य रूप से, जन्म के समय केवल एक उत्तेजना, और शिशु में कौन कौन से, यानी कि 0 to 5 या 6 ईयर्स आप बोल सकते हो, तो ये 4 संवेग होते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि शिशु में मुख्यतः कितने संवेग होते हैं, तो 4 होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं सपोज ऑप्शंस में आ सकते हैं, उनमें से कुछ ऑप्शन दिए हों या ना दिए हों, तो आप याद रखेंगे भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। इसी की वजह से बच्चे या तो आपको हंसते हुए दिखते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए, या फिर रोते चिल्लाते हुए। अकेले और साथ खेलने की प्रवृत्ति। देखा होगा कि बच्चे अकेले में ही खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं, तो शिशु में पहले अकेले और बाद में दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति जागृत होती है, और वो अकेले में ही खेलना विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्रो एवं क्रो का कथन है कि बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है, और धीरे धीरे जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो आसपास की चीज़ों से और भी चीज़ों से खेलना पसंद करता है, या दूसरों के साथ खेलना पसंद करता है। दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि। शैशवावस्था में शिशु में दूसरे बालकों के प्रति रुचि या अरुचि का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस संबंध में स्किनर का कथन है कि बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। आत्मगौरव। शैशवावस्था में आत्मगौरव की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। जब सेल्फ लव है तो सेल्फ असर्शन भी होगा ही। नेक्स्ट है शिशु व्यवहार।
मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यानी कि जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं, अभी कौन कौन सी बताई थी, 4 संवेग बताई थी, तो उन्हीं के बेस पर, जैसे क्रोध, तो बच्चे को क्रोध किस बात पर आ सकता है, किस बात पर क्रोध आ सकता है? जैसे उसको प्रेम से वंचित किया जाए, सपोज बच्चा जो है अपनी माँ की गोद में है और कोई दूसरा उसे गोद में लेना चाह रहा है, वो नहीं जाना चाह रहा है, तो उसको इस बात पे क्रोध आ सकता है। या फिर उसके हाथ में कोई खिलौना था, आपने छीन लिया, इस बात पर क्रोध आ सकता है। भूख लगी होती है तो फिर वो रोता है, यानी उसको पीड़ा होती है। ठीक है, तो ये सारी जो भी शिशु का जो व्यवहार होता है वो उसकी वही मूल प्रवृत्तियों पर ही सारे उसके व्यवहार आधारित होते हैं। जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है और क्रोधित भी हो जाता है, और जो भी वस्तु उसको मिलती है वो उसको अपने मुंह में रख लेता है। सामाजिक भावना का विकास, इस अवस्था में भी के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होता है। वैलेंटाइन का मत है कि 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाई बहन या साथी की रक्षा करने की भी प्रवृत्ति होती है, और 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना भी वो पसंद करते हैं। अपनी वस्तुओं को भी दूसरों से शेयर करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, शैशवावस्था में अब शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जब आपको पता है कि शैशवावस्था की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो अब एजुकेशन कैसे दे सकते हो? हालांकि पहले तो था कि 5-6 वर्ष के बाद ही एजुकेशन स्टार्ट होती थी, लेकिन अभी बाल वाटिका कह सकते हैं, किंडरगार्टन कह सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को खेल खेल में ही सीखने के लिए पेरेंट्स भेज देते हैं। तो उसके लिए किस तरह का स्वरूप होना चाहिए? या फिर शिक्षा तो घर से भी प्रारंभ होती है। आप घर में भी शिक्षा अगर देखा जाए तो शिक्षा के 2 रूप हैं, एक तो संकुचित रूप होता है और दूसरा व्यापक रूप। तो अगर व्यापक रूप में आप देखें तो शिक्षा तो हर जगह मिलती है, तो आप घर में भी शिक्षा दे रहे हैं तो किस वे में, किस सेंस में देंगे, वो चीज़ आपको देखनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, पालन पोषण। शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता एवं अध्यापक को उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता है कि सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास भी होगा, प्लस सबसे ज़्यादा मानसिक विकास भी शैशवावस्था में होना है। तो अब इस विकास के लिए उस उचित पोषण भी तो चाहिए होगा। ठीक है, उचित पोषण चाहिए होगा, उचित रूप से पालने का भी नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो क्या हो जाएगी कि पालन पोषण पर ध्यान देना है, क्योंकि विकास की बात है। दूसरा है स्वच्छ वातावरण। वातावरण स्वच्छ नहीं होगा तो बच्चा बीमार होगा तो उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, और स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा तो फलता फिर विकास पर भी, विकास की क्रिया भी क्या होगी, बाधित होगी। तो वातावरण कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तीसरा है स्नेहपूर्ण व्यवहार। अभी आपने देखा था कि बालक को खाने पीने के साथ ही, मतलब खाना तो नहीं, बहुत ही शैशवावस्था में तो बच्चा स्तनपान पर ही डिपेंड रहता है। बाद के उसमें थोड़ा बहुत उसने खाना पीना शुरू कर दिया, तो उससे जो बिल्कुल जन्म के समय से ही अगर देखा जाए तो जन्म के समय मैंने आपको बताया था कि उसकी जो फीलिंग होती है, एकमात्र फीलिंग जन्म के समय, उत्तेजना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, उस समय से ही बच्चे को क्या चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। और बाद की जो पूरे शैशव काल में जो 4 आपकी मुख्य फीलिंग्स या इमोशंस बताई गई थी, उनमें एक ये भी था कि बच्चे को क्या चाहिए होता है, प्रेम चाहिए होता है। बच्चे को विकास के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आपको स्नेहपूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा। इस काल में माता पिता और अध्यापक को बालक के प्रति प्रेम और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए केजी या किंडरगार्टन में, नर्सरी में, इन सब में क्या करते हैं, बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाता है। जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए ध्यान रखना होगा। बालक किसी प्रकार का प्रश्न कर रहा है तो उसका उचित उत्तर देना चाहिए, ना कि उसको डांटना चाहिए, प्रेम पूर्वक उसका उत्तर देना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता पर भी ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी का बच्चा जो है वो जल्दी से चलने लगा और आपका बच्चा नहीं चलना सीख पाया या फिर नहीं बोलना सीख पाया, तो आप उसके लिए परेशान हो जाएं, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है। कोई किन्हीं चीज़ों को जल्दी सीखता है और कोई किन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा लेट में सीखता है। ये पर्सन टू पर्सन वेराई करता है।
नेक्स्ट है अच्छी आदतों के निर्माण के अवसर, क्योंकि आपने पढ़ा था कि मॉरल सेंस नहीं होता है, शिशु में मॉरल सेंस नहीं होता है। तो उस मॉरल सेंस को डेवलप करने के लिए या क्या सही है क्या गलत है, अच्छी बुरी बातें बताने के लिए आपको इस निर्माण के अवसर भी इसमें मिलते हैं। सामाजिक भावना का विकास, इस पर ध्यान देना चाहिए। बालक को आत्म प्रदर्शन करने के समुचित अवसर दिए जाने चाहिए कि वो अपना सेल्फ लव या सेल्फ अजेशन दिखा सके। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होता है, तो इस अवस्था में खेल पर आधारित, खेल में लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खेल खेल में क्या करे, चीज़ों को सीख ले। खेलने से उसके जो ऑर्गन्स है, मसल्स हैं, वो भी डेवलप होंगे और बच्चा कुछ सीख लेगा, तो फलतः उसका मानसिक विकास भी हो जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं शैशवावस्था के बारे में। हमने सबसे पहले देखा था कि शैशवावस्था यानी कि जिसको इन्फेंसी कहते हैं, तो इन्फेंसी आपका इन और फेरी, लैटिन भाषा का शब्द था, इन और फेरी से मिलकर के बना है। इन का मतलब होता है नहीं और फेरी मीन्स बोलना। यानी शैशवावस्था क्या है, बच्चे की वो अवस्था है जिसमें वो बोलने के योग्य नहीं होता है। मनुष्य की वो अवस्था है जिसमें वो बोलने के योग्य नहीं होता है या फिर बोलने के अयोग्य होता है, उसको हम इन्फेंसी या शैशवावस्था कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि इस अवस्था में जो शिशु है उसकी वृद्धि और विकास सबसे तीव्र गति से होती है। 5 वर्ष तक की अवस्था तक ही जो बच्चे को बनना होता है वो बन जाता है और ये अवस्था बहुत ही ग्रहणशील होती है। फ्रायड का कथन था कि मनुष्य जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो कुछ डेफिनेशंस हमने देखी थी, विशेषताएं हमने देखी कि सबसे पहली बात तो शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, उसके बाद मानसिक विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होता है। कल्पनाशीलता बच्चे में बहुत ज़्यादा होती है, वो सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता है। और शिशु क्या होता है, अर्ध स्वप्न में रहते हैं। शिशु यानी दिन भर वो कुछ ना कुछ कल्पना करते रहते हैं और वो आधे क्या होते हैं इस प्रकार से कि वो आधे वो सपने में ही रहते हैं। तो कल्पनाशीलता इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता थी शैशवावस्था की। सीखने की प्रक्रिया बहुत तीव्र है। जब मानसिक विकास तीव्र अवस्था में है तो सीखने की प्रक्रिया भी बहुत तीव्र होगी। और एक इम्पॉर्टेंट कथन था गैसेल का कि शिशु अपने पहले के 6 वर्षों में उसके बाद के 12 वर्षों के अपेक्षा दुगना सीख लेता है। फिर पर निर्भरता एक पॉइंट था कि बच्चा क्या होता है अपनी हर चीज़ के लिए दूसरों पर, माता पिता पर या अदर मेंबर्स पर, फैमिली के डिपेंड होता है। भोजन के लिए, अन्य शारीरिक अवस्थाओं के लिए डिपेंड होता है। साथ ही उसको प्रेम और सहानुभूति की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। बच्चा क्यूरियस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कोई बच्चा एक खिलौना लिया और उसको लेकर के आपने देखा है कि हर चीज़ को वो तोड़ते मरोड़ते या कुछ ऐसा करते रहते हैं, तो उसके पीछे उनकी जिज्ञासा ही होती है। वो ऐसा करके वो देखना चाहते हैं कि इसमें क्या है, कैसे है, क्यों है। इस तरह के प्रश्न बच्चों के यानी शिशु के मन में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो वो अपने माता पिता के साथ घूमना भी चाहता है बहुत ही ज़्यादा और अपने आसपास के वातावरण की प्रत्येक वस्तु को समझना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था दोहराने की या अनुकरण की प्रवृत्ति। यानी बच्चा किसी भी वर्ड को जो भी उसने सीखा हो, चाहे वो मम्मा हो, पापा हो, कुछ भी, तो जो कुछ भी वो सीखता है फिर उसको बार बार रिपीट करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर दोहराने की या अनुकरण करने की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट ध्यान में रखना था कि किस काल में दोहराने की या अनुकरण करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो वो शैशवावस्था में होती है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था नैतिकता का अभाव। बच्चे को अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, वो बिल्कुल एक कोरा कागज़ होता है, एक कोरा कागज़ होता है। आप उसको जो चाहें वो आप सिखा सकते हैं। आत्म प्रेम की भावना कूट कर भरी होती है, साथ ही आत्मगौरव की भी भावना होती है और
एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये भी था कि जैसे अंगूठा चूसना बच्चे की किस क्वालिटी को दिखाता है, तो काम प्रवृत्ति को दिखाता है। यानी कि फ्रायड के अनुसार क्या है कि प्रेम के लिए बच्चा क्या है, प्रेम के प्रति बच्चे में काम भावना बहुत ही इस पर आधारित होती है। संवेग का प्रदर्शन 4 प्रकार के इम्पोर्टेंट कौन कौन से संवेग, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। जैसे आपसे एक प्रश्न बना कि निम्न में से कौन सा संवेग शैशवावस्था में पाया जाता है या उसके मुख्य विशेषता हैं, और आपको इनमें से इन चारों में से कोई एक ऑप्शन दिया, बाकी ऑप्शंस अलग थे, तो आप उसमें से एक टिक कर दोगे। या फिर प्रश्न इस हिसाब से बन सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको गलत चूज करने के लिए भी दे सकता है। इसके अलावा शुरू के जो कुछ वर्ष होते हैं उसमें बच्चा अकेला खेलना चाहता है और कुछ समय बाद वो दूसरों से भी अपना पेयरिंग करना सीख जाता है और फलता उसके अंदर समाजीकरण का भी थोड़ा विकास हो जाता है, वो दूसरे बालकों में रुचि लेने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शिशु व्यवहार जो होता है वो किस पर आधारित है, तो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप हमने देख लिया कि उसके उचित पालन पोषण पर ध्यान देना है, स्वच्छता पर ध्यान देना है, स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना है, उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि करनी है, उसके हर प्रश्न का उत्तर प्यार से देना है और व्यक्तिगत भिन्नता पर भी ध्यान देना है। उसके अकॉर्डिंग जो शिशु है उसको विकसित होने के लिए समय देना है। तो ये कुछ हमने आज शैशवावस्था के बारे में पढ़ा। कल हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम किशोरावस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने आज जो कुछ भी पढ़ा है आप इसको आज ही रिवीजन कर लीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि आपका जो CDP सब्जेक्ट है इसके 2 पार्ट हैं। एक आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वाला है, दूसरा आपका पेडागोजी वाला है। पेडागोजी से आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 25 मार्क्स लाना बहुत ही कंपलसरी है, और इसी तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट से भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 25 मार्क्स लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कोई आसान नहीं है, क्योंकि MCQs भी आते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिख दोगे, कुछ डेफिनेशंस लर्न कर ली तो हो जाएगा, नहीं। कौन सा कथन किसका है, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, और किस अवस्था की क्या क्वालिटीज़ है, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न हर तरह के आते हैं। हालांकि चैप्टर फिनिश होने के बाद, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको MCQs भी कराए जाएंगे। हर चैप्टर के फिनिश होने के बाद आपको MCQs भी कराए जाएंगे, लेकिन आपको अपने स्तर से क्या करना है कि जो कुछ भी आप जिस दिन पढ़ते हैं आपको उसका रिवीजन ज़रूर से करना है। तो आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है इसका रिवीजन आप ज़रूर करेंगे, और पिछली कक्षा में भी बाल विकास के बारे में भी जितना कुछ पढ़ा था आपको उसका रिवीजन भी करना है। तो ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। कल पढ़ेंगे बाल्यावस्था।